देखिए भैया, आज का जो ये हमारा लेक्चर है इसमें आपको हम जो 12th की केमिस्ट्री है यूपी बोर्ड की, उसमें आपको 2011 से लेकर के जो 2012-20 की परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न है उन्हीं के बारे में आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें से ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी ये बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि इन क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देखेंगे तब आपको, और अगर आप ऐसे ही देख करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने आंसर को बता सकते हैं और अपने आप जो प्रिपरेशन आपने किया है उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि रोजेनमुंड अपचयन द्वारा होता है, मतलब कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है कि जिसमें रोजेनमुंड का अपचयन होता है और क्या प्राप्त होता है। तो एक रोजेनमुंड जो रिएक्शन हुआ करता है, रोजेनमुंड रिएक्शन जो होता है जब किसी भी अम्ल हैलाइड क्या किया जाता है, अम्ल हैलाइड का जो किया जाता है अपचयन किया जाता है और किसकी उपस्थिति में PdBaSO4। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये अम्ल हैलाइड का अपचयन किया जाएगा PdBaSO4 की उपस्थिति में तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके एल्डिहाइड में और यहां से HCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब यही जो ये अम्ल हैलाइड है जब इसका अपचयन किया जाता है PdBaSO4 की उपस्थिति में तो आपको प्राप्त क्या हुआ करता है, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन ऑप्शन है, एल्डिहाइड भी है, ईथर भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है और हाइड्रोकार्बन भी है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपका सही होगा, क्योंकि अम्ल हैलाइड का अगर हम अपचयन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को अगर आप लोग आगे ले जाना चाहते हैं तो आप R का मान यहाँ पे क्या रख देंगे, H जो होता है आपका रखोगे जैसे, तो ये बन जाएगा HCOCl। इसको आप लोग फार्मिल क्लोराइड कहा करते हो और जब इसका अपचयन किया जाएगा तो आपका बनेगा क्या बाबू, यहाँ पे PdBaSO4। ये तो मान लीजिए कैटालिसिस है, ये उत्प्रेरक होता है और ये उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, ये भी ध्यान दीजिए। और उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो अब यहाँ से जैसे H रखे हो उसी हिसाब से यहाँ वैल्यू मिल जाएगी आपको, HCHO और प्लस HCl। HCHO क्या है आपका, ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है बाबू आपका, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और पूरे जो ये लेक्चर हम बता रहे हैं इस पूरे लेक्चर का एक्सप्लेनेशन जब तक शुरू से अंत तक आप देखोगे नहीं तब तक पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। आप यहाँ पे R का मान CH3 भी रख सकते हो और जब CH3 रखोगे तो CH3COCl हो जाएगा और प्लस जब इसका आप रिडक्शन करोगे तो फिर आपको यहाँ मिल जाएगा CH3CHO एस्टरडिहाइड मिल जाएगा और आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा। आप R का मान यहाँ C6H5 भी रख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि ये जो टोटल आपको ये रिएक्शन बताया गया ये कौन सा रिएक्शन है, रोजेनमुंड अम्ल हैलाइड का PD और BaSO4 की उपस्थिति में जब अपचयन किया जाता है तो आपको मिलता क्या है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पहले वाले रिएक्शन का आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं लिखते चलिएगा नोट्स के रूप में, तो आपके लिए ही फायदा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कह रहा है I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। सबसे पहली चीज को आप ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोग कहा करते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कहा करते हैं उसको हम लोग, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहा करते हैं। जब हम लोग क्या कहा किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब इसमें यह कह रहा है कि कौन ऐसा है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते थे कि निम्न में कौन सा ऐसा है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दे सकता है। तो आपको बता रहे हैं एथिल एल्कोहल लीजिए, एथिल एल्कोहल और आप क्या लीजिए, आयोडीन और प्लस NaOH चाहे लीजिए चाहे KOH। तो यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन रखोगे, ये ध्यान दीजिएगा, I2 है ना यहाँ पे, तो आपको उसी टाइप का यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलता क्या है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और फिर आपको यहाँ पे निकलेगा क्या, NaI देखने को मिलेगा और फिर CH3COO Na देखने को मिलेगा। तो ये पूरा बैलेंस इक्वेशन आएगा। मतलब अगर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन और NaOH के साथ की जाएगी तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा देखने के लिए। ऐसे एसीटोन के साथ करोगे तब भी यहाँ क्लोरोफॉर्म बनेगा और एस्टरडिहाइड के साथ करोगे तब भी क्लोरोफॉर्म बनेगा आपका। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है, यहाँ पे आप आयोडोफॉर्म कर
जी, क्या करिए आयोडोफॉर्म, क्योंकि यहाँ आयोडीन है ना तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा। लेकिन इसमें जितने भी कंपाउंड है वो एसीटोन भी देगा आपका और एथेनॉल भी देगा और एस्टल्डिहाइड भी देगा, लेकिन जो मेथेनॉल है ये आपका क्या करता है, आयोडीन और क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म आपका निर्माण नहीं किया करता है। तो इस तरीके से इसमें जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन है वो मेथेनॉल जो आपका यहाँ पे है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बाबू अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 का क्या करके होल थ्राइस N है। अब इसमें देखिए इस चीज को पहचानने का तरीका कह रहा है कि ये क्या है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, या इनमें से क्या है आपका कोई नहीं है। तो पहले जानते हो सब लोग एमीन जो हुआ करते हैं इनको अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है। मतलब अगर अमोनिया की एक हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप से हटाया जाता है तो प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन, और फिर अगर अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है दो एल्किल ग्रुप के द्वारा तो आपको मिल जाता है द्वितीयक एमीन, ध्यान दीजिए। और अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा दिया जाता है तीन एल्किल या एल्किल ग्रुप द्वारा तो आपको मिल जाता है तृतीयक एमीन। तो इस तरीके से जो एमीन हुआ करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और कौन सा, तृतीयक एमीन। इसको आप लोग 1-0 कहते हो, इसको 2-0 कहते हो और इसको 3-0, तीन प्रकार की आपकी एमीन हो गई। ये चीज तो आप लोग ध्यान दे ही रहे हो अच्छी तरीके से। अब उसके बाद इसमें जो आपको बताना है, ये ध्यान देना कि ये कौन सी है, तो आप खुद देख लीजिए किस फार्मूले आर के स्थान पे यहाँ पे क्या रखा गया है, CH3 रखा गया है। तो ये किस फार्मूले के अकॉर्डिंग है आपके लिए, जो टर्सरी वाला आपका कौन सा है, ये टर्सरी। तो जो एमीन है आपका ये N, ये CH3 और ये आपका CH3 और ये आपका क्या CH3, ये देख लीजिए यही है आपका। अब आपको इसका क्या करना है, कॉमन नेम लिखना है। तो 1 2 3, तो 3 बार वही ग्रुप है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्राईमेथिल एमीन। क्या हो जाएगा इसका, ट्राईमेथिल एमीन। और अब इसका आपको हमने IPAC नाम भी लिखना सिखाया हुआ है, तो अगर आप लोगों को इसका IPAC नाम मालूम रहा होगा तो आप इसका IPAC नेम हमें बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें है कि सबसे अधिक क्षारीय एमीन है। ये क्वेश्चन जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमीन की जो क्षारीयता हुआ करती है, बेसिसिटी हुआ करती है, उसको ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और इसमें देखिएगा ये मेथिल एमीन का फार्मूला है, ये एथिल एमीन का फार्मूला है, ये डाईमेथिल एमीन का है और ये डाई एथिल एमीन का है। तीनों आपके सामने ये फार्मूले हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें आपको हमने एक चीज समझाया था बाबू कि जो एमीन की जो क्षारीयता हुआ करती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, 2,0 एमीन की। किसकी होती है, 2,0 एमीन की हुआ करती है। और अब देखो इसमें दो है 2,0 एमीन, ये तो प्राथमिक एमीन है, ये आपकी प्राइमरी एमीन है, आप देख रहे हो। लेकिन ये भी 2,0 एमीन है, ये भी 2,0 एमीन है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेथिल ग्रुप के रूप में है और यहाँ किसके रूप में है, एथिल ग्रुप के रूप में। तो मेथिल और एथिल ग्रुप में ध्यान दीजिएगा आपका किसकी ज्यादा होती है, एथिल ग्रुप की हुआ करती है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सबसे अधिक क्षारीय जो एमीन होगा वो आपका क्या होगा, एथिल एमीन होगा। ये इतना चीज ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये 4 क्वेश्चन आपको हमने पूरा हल कराया, ये फीट सेकंड है आपकी जाने। इसके पहले कल हमने पार्ट 1 आपको बताया था, उसे आप देखेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन उसमें बताए थे, 5 क्वेश्चन ऐसे। और हमने बताया था कि पहले आपको हम क्या करेंगे, जितने भी आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसको आपको हल करा दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको आपको हल कराएंगे। फिर 60 क्वेश्चन जो होंगे उन्हें कुछ हल कराएंगे। और फिर आपको कुछ हम आपको नेम रिएक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे आपको, कुछ नेम रिएक्शन। और फिर न्यूमेरिकल जो आपके यहाँ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, केमिस्ट्री के बच्चों समझ में आता है, न्यूमेरिकल भी आपको क्या करेंगे, बताएंगे। इतनी चीजें आपको इस पूरे सीरीज में मिलेगी। पार्ट 1 इसके पहले आया था, पार्ट 2 ऐसे एक एक करके हम आपको धीरे धीरे पार्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। और बाबू अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, और पहली बार आकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये आपका तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा देखिए कि RNH2 + CHCl3 KOH और की अभिक्रिया है। ये बताइए कौन सी अभिक्रिया है, युग्मन अभिक्रिया है, कार्बोनिल अभिक्रिया है, स्मिथ अभिक्रिया है, या ड्रिबल थैलिमाइड अभिक्रिया है।
तो हम सबसे पहले एक एक अभिक्रिया की बात करें। युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन में क्या हुआ करता है, इसमें क्या हुआ करता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ करता है या बीडीसी हुआ करता है, उसकी अभिक्रिया चाहे आप एथिलीन से करा दीजिए, आपको हम दिखा रहे हैं रिएक्शन को, ये आपका क्या हुआ करता है बीडीसी, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। आप इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए किसके साथ, एनिलीन के साथ करा दीजिए। ये एनिलीन हो गया आपका, बेंजीन रिंग से जब नाइट्रोजन हुआ था तो एनिलीन हो गया। आप यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से आप क्या निकाल दीजिए इसका H और यहां से Cl। तो अब जब ये HCl बाहर हो जाता है तो ये दोनों रिंग क्या होती है, डाइजो ग्रुप से जुड़ जाती है। और जब ये दोनों रिंग क्या होती हैं आपकी, डाइजो ग्रुप से जुड़ जाती हैं, यहाँ N डबल बॉन्ड N ये आपका, और इस तरीके से आपको एक क्या हुआ करता है, डाइज प्राप्त हुआ करता है। और ये जो डाइज प्राप्त हुआ करता है ये आपको ध्यान दीजिए। अब इसमें देखो दोनों बेंजीन रिंग क्या होती हैं, डाइजो ग्रुप से जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इसको हम लोग युग्मन या क्या कहा करते हैं, कपलिंग रिएक्शन के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। तो ये पहला है और ये रिएक्शन तो ये है नहीं, तो आप ध्यान दीजिए ये रिएक्शन भी आपको यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप फिनॉल भी ले सकते थे, जान लीजिए, यहाँ फिनॉल हो गए तो वहां पे भी फिनॉल मिल जाएगा। अगला देखो इसमें कहा कि कार्बिलमीन अभिक्रिया, तो जी हाँ यही आपका ऑप्शन है भी। कार्बिलमीन अभिक्रिया में जो आपके सामने है यही लिया जाता है, प्राइमरी एमीन हुआ करती है, उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और यहाँ पे 3KOH के साथ जब किया जाता है तो आपको मिलता क्या है जानते हो आप लोग, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसी हाइड्रोजन के स्थान पे कार्बन आ जाता है यहाँ पे, तो N ट्रिपल बॉन्ड C हो जाता है और प्लस यहाँ 3KCl बाहर होगा और यहाँ पर कितना H2O बाहर होगा, 3H2O क्या होता है, बाहर होता है। और जो ये कंपाउंड प्राप्त हुआ करता है इसी को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड कहा करते हैं। और आइसोसाइनाइड जो हुआ करता है बहुत तीव्र दुर्गंध युक्त क्या होता है, पदार्थ होता है। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दें तो ये एग्जाम के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप R का मान क्या रखोगे, CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH3NH2 और प्लस हो जाएगा ये CHCl3 और प्लस हो जाएगा आपका ये 3KOH और बनेगा क्या यहाँ पे आपका CH3N ट्रिपल बॉन्ड C और प्लस यहाँ पे 3KCl और प्लस आपका 3H2O और ये जो बना है इसका नाम होता है मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बना आपका ये, मेथिल आइसोसाइनाइड। और जो ये मेथिल आइसोसाइनाइड है आपका, यही जान लीजिए भोपाल गैस की जो एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसी में ही इस गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात में 1984 में इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के नाम से, जिसे हम लोग किसके नाम जाना करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के नाम जाना करते हैं। ये एक आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है ये कौन सी अभिक्रिया है, आपकी कार्बिलएमीन अभिक्रिया है, ये चीज ध्यान दीजिए। और ये पूरी बातें तभी आपको क्लियर होगी जब आप पूरा वीडियो, ये जब भी नहीं कि 5 क्वेश्चन देखिए, इस 5 क्वेश्चन के साथ साथ आपको हमारा पूरा ये टारगेट होता है कि जितने भी ऑप्शन है सबके बारे में आपको धीरे धीरे बताया जाए और रिस्पांस जैसा रहेगा उसी तरीके से रहेगा। अगर आप लोगों को इसको अच्छा तरीके से देखो, हमारा टारगेट होता है कि अगर हम एक वीडियो अपलोड किए हो तो कम से कम उस पर जान लीजिए 80 लाइक्स तो बनता है। अगर 80 लाइक्स बनते हैं तो जान लीजिए ये होता है कि बच्चे देख भी रहे हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा है और अगला वीडियो उन्हें दिया जाए। और जब आप लोग अगर इस तरीके से कमेंट भी आप लोग किया करिए, देखते हैं आप लोग देखते जाते हो, लेकिन सबसे पहला काम वीडियो ओपन कीजिए, आप लाइक कीजिए अगर समझ में आता है तब, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और है, स्पीड अभिक्रिया है, देखिए उसका भी विश्लेषण करिए। स्पीड अभिक्रिया जो हुआ करती है ये रिएक्शन आपके सब आपके चैनल पे है, अगर आप जानना चाहते हो तो डायरेक्ट सीधा मानिएगा स्पीड रिएक्शन इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तुरंत आ जाएगा। स्पीड अभिक्रिया में क्या हुआ करता है, कोई भी लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन किया जाता है वो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ किया जाता है। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की जाती है, ये कौन सी अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं, स्पीड अभिक्रिया। कौन सी है ये, स्पीड अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की जाती है तो यहां से आप ध्यान दीजिए क्या हुआ करता है, आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है पूरा का पूरा, और ये R और इधर से एक N और इधर से H, तो ये बाहर क्या होता है इसमें RNH2
और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। एक तरीके से कह सकते हो कि स्पिन अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, किसमें 10 एमीन में। किसमें चेंज कर सकते हैं 10 एमीन में क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की जाती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, प्राथमिक एमीन देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके सामने पूरा एक 5 क्वेश्चन का हमने पंचनामा कर दिया। मिलेंगे बाबू एक नए वीडियो में, अगले पार्ट का आप लोग इंतजार कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।